नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले जो परवलय के बारे में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से उसके चैप्टर को पढ़ चुके थे। अब हमारा अगला चैप्टर है, 19वां चैप्टर है जो एस आर सैनी के अंदर है। वो चैप्टर का नाम है हमारे पास, वो है दीर्घवृत्त। क्या नाम है? दीर्घवृत्त और अतिपरवलय। तो आप उन चैप्टर का नाम लिख देते हैं। 19 चैप्टर है और वो चैप्टर का नाम है दीर्घवृत्त और अतिपरवलय। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है वो बेहतरीन तरीके से हम लोग आराम से उसको पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में दीर्घवृत्त को कहते हैं एलिप्स, और अतिपरवलय को बोलते हैं हाइपरबोला। एलिप्स एंड हाइपरबोला। चलो डियर स्टूडेंट्स, अपन एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। नाम है सांकव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। इंग्लिश में इसे कॉनिक सेक्शन के नाम से जाना जाता है, सांकव। डियर स्टूडेंट्स, ये सांकव क्या होता है, क्या इसके प्रकार है, उसको समझने से पहले अपन उसको बारे में डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, लिखिए, एक लंबवर्तीय शंकु पृष्ठ को किसी समतल से एक लंबवर्तीय सांकव पृष्ठ होता है। एक सांकव पृष्ठ समझते होंगे आप सब, शंकु के जैसा पृष्ठ को समतल से काटने पर एक लंबवर्तीय शंकु पृष्ठ को समतल से काटने पर प्राप्त प्रतिच्छेद शंकु परिच्छेद कहते हैं। ठीक है, ये सांकव परिच्छेद की मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी। ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं उससे पढ़ने से पहले हम लोग सांकव का जो अपन कोई भी उसके एक जनरल इक्वेशन ले लेंगे और उसके बाद अपन उसके बारे में बता देंगे कि ये क्या होता है, रेखा युग्म कैसे होती है, वृत्त क्या होता है, दीर्घवृत्त क्या होता है, अतिपरवलय की क्या कंडीशन है। देखो, एक जनरल इक्वेशन है दो चरों का व्यापक द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग एक सांकव से निरूपित करते हैं। उस सांकव का एक जनरल समीकरण होता है जिसे बोलते हैं व्यापक समीकरण। वो व्यापक समीकरण क्या होता है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। राइट, ये उसके एक द्विघात समीकरण होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका जब क्षेत्रफल की बात करेंगे, जिसका क्षेत्रफल 0 होता है वो तो एक रेखा हो सकती है। और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? द्विघात के रूप में अगर कोई सांकव है, उसके पर्टिकुलर केसेस क्या हो सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। देखो, डेल का मान 0, डेल का मान कैसे निकालते हैं? ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² बराबर क्या हो जाएगा? 0। अगर ये बराबर 0 है, ये चलो ये डेल निकालने का तरीका बराबर 0 वो बाद की बात है।
डेल इस टाइप से निकाल सकते हैं। दूसरा डेल ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपके डेल ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए यहाँ लिख दो, बी यहाँ लिख दो, सी यहाँ लिख दो, हाइड्रोजन गैस फ्लोरीन, इस टाइप से अपन ट्रिक है इसकी, ठीक है। अब इसको वापस अगर आप सोल्व करोगे तो भी यही आने वाला है। चलो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं, कभी ये आता है कि नहीं आता है। देखो ए बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच सी माइनस जी एफ प्लस जी एच एफ माइनस बी जी, ठीक है। ए बी सी ए एफ स्क्वायर एच स्क्वायर सी प्लस एच जी एफ प्लस जी एच एफ माइनस जी बी जी स्क्वायर बी। क्या ये सेम है? क्या ये देखो, एफ जी एस एंड एफ जी एस दो बार आ गया तो 2FGS हो गया, माइनस ए एफ स्क्वायर जी सी एच स्क्वायर, और ये सेम के सेम अपन देखो ए एफ स्क्वायर जी स्क्वायर भी जी स्क्वायर भी, एच स्क्वायर सी, ये दोनों पॉजिटिव के, ये दोनों पॉजिटिव के, राइट। तो इसका मतलब इसे ऐसे निकालो भले ऐसे निकालो, ऐसे निकालेंगे तो अपन यहाँ पर ए बी सी लिखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन गैस, यहाँ हाइड्रोजन गैस, इस टाइप से इसकी ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स। ये अपन डेल कभी भी निकाल देंगे। अब इसकी जो कंडीशन है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहली कंडीशन है डेल का मान अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो सांकव है, जो आपका समीकरण आया वो कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, एक रेखा युग्म होगी। क्या होगी? एक रेखा युग्म होगा, क्योंकि रेखा का क्षेत्रफल कभी 0 होता है, इसका मतलब इसका कोई भी क्षेत्रफल नहीं आता है। अगला देखते हैं। दूसरे नंबर पर अपन ले लेते हैं 2 नंबर पर। सर्कल की बात करेंगे तो उसके अंदर डेल का मान 0 नहीं आना चाहिए। 0 आ गया तो क्या हो जाएगी? रेखा युग्म बन जाएगा। डेल का मान 0 नहीं आना चाहिए, ए के बराबर बी होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है एक्स वाई का टर्म्स नहीं होना चाहिए, मतलब एच का मान 0 हो गया। इसका मतलब ये किसकी कंडीशन होगी? हमारे पास एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। तीसरी कंडीशन है डेल का मान 0 नहीं होना चाहिए, एच स्क्वायर का मान ए बी आ गया, इसका मतलब ये एक परवलय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परवलय। अगला हमारे पास है चौथा नंबर पर। चौथे नंबर पर है डेल का मान 0 नहीं होना चाहिए, एच स्क्वायर का मान ए बी से छोटा होना है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? दीर्घवृत्त बन जाएगा। अगला है हमारे पास पांचवा, डेल का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन जो एच स्क्वायर का मान है वो ए बी से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये एच स्क्वायर बड़ा होते ही ये क्या बन जाएगा? एक अति परवलय बन जाएगा। अगला है हमारे पास छठे नंबर पर, डेल का मान 0 नहीं होना चाहिए, एच स्क्वायर का मान ए बी से बड़ा होना चाहिए। तीसरी ये कंडीशन ऐसा आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? समकोणिक अतिपरवलय बन जाएगा। समकोणिक अतिपरवलय बन जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके साथ अच्छा ई के बारे में नहीं लिखा, ई के बारे में लिख दे तो देखो
ई किसे कहते हैं, पहले ई के बारे में डेफिनेशन लिखेंगे ना, तब उसके अंदर मैं लिखा दूंगा आपको। चलो मैं आपको यहाँ पर एक ई के बारे में डेफिनेशन लिखा सकता हूँ कि ई का किसे कहते हैं। एक अचर अनुपात सांकव्स की उत्केंद्रता कहलाती है। उत्केंद्रता को सी से प्रदर्शित किया जाता है। अचर अनुपात का मतलब होता है यदि, अब आपको पूछे ई, मैं जब भी उसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा ना तो ई सभी के लिए अलग अलग होगी। ई का मतलब वो उसका फैलाव क्या होगा। ई किसे बोलते हैं, ई बोलते हैं उत्केंद्रता को, ठीक है। और ये एक स्तर बिंदु, नाभि से स्तर बिंदु के नियता कहलाती है। ये सब जानते हैं। एक मतलब ये जो अनुपात है ना वो उत्केंद्रता कहलाती है। आप कहोगे सर कौन सा अनुपात उत्केंद्रता कहलाती है, देखो। अच्छा वो चलो वो सभी के लिए अलग अलग लिखा दूंगा उत्केंद्रता। अब एक साथ अभी एक बार लिखा, दोबारा सबके लिए अलग अलग बताऊंगा, तब प्रत्येक के लिए उत्केंद्रता कैसे निकालते हैं वो सब बता दूंगा आपको, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ई का मान यदि 1 आ गया, ई का मान यदि 1 से छोटा आ गया, ई का मान यदि 1 से बड़ा आ गया, ई का मान यदि 0 के बराबर आ गया, ई का मान 1 आ गया, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, परवलय है। ई का मान 1 से छोटा आ गया तो वो क्या बन जाएगा, दीर्घवृत्त। ई का मान 1 से बड़ा आ गया मतलब बड़ा ज्यादा मत अति परवलय है। ई का मान 0 आ गया मतलब वो क्या बन जाएगा, वृत्त, यानी सर्कल बन जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखो इलिप्स की बात करते हैं अपन। इलिप्स के बारे में समझते हैं, इलिप्स क्या होता है उसके बारे में आराम से समझते हैं। देखो इलिप्स, इलिप्स को बोलते हैं दीर्घवृत्त। अब इस दीर्घवृत्त को मैं बेसिक से पढ़ा देता हूं आपको कि ये क्या इलिप्स होती है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, हर टाइम्स इसकी डेफिनेशन अपन में जब इसकी प्रकृति बताऊंगा ना तब इसकी डेफिनेशन बताएं, या फिर अपन एक बार डेफिनेशन लिखें तो एक अच्छा रहेगा। देखो ई से डेफिनेशन बनी है, ध्यान रखना। एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, दीर्घवृत्त एक ऐसे बिंदु का जो समतल में इस प्रकार गमन करता है कि इसकी समतल में स्थिर एक निश्चित बिंदु से इसकी समतल में स्थित है इसकी समतल में स्थित है एक निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु से दूरी तथा इसकी समतल में स्थित। अब ये दूरी क्या, दूरी निश्चित बिंदु कौन सा होता है आपको ध्यान है, निश्चित जो बिंदु होता है ना वो हमेशा नाभि होती है। क्या होती है, नाभि। निश्चित बिंदु से दूरी तथा समतल में स्थित एक स्थिर रेखा स्थिर रेखा को बोलते हैं नियता। स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात स्थिर रेखा का
स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात सदैव अचर रहता है। सदैव अचर रहता है। जो सदैव एक से कम होता है। इसका मान एक से कम होता है, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। अब ई क्या होती है? ई की डेफिनेशन होती है एस पी बटा पी एम। उल्टी बात कर रहा है, एस पी प्राइम मिनिस्टर से छोटा होता है। ये बात तो उल्टी हो गई ना, समझ में आई बात? इसीलिए इसका मान एक से छोटा। दिमाग समझ में आना चाहिए आपको। उल्टी बात कर रहा है, एक से छोटा कर रहा है, एक से छोटा कर रहा है मतलब भाई एक से छोटा आदमी कब होगा? जब आदमी बड़ा नीचे होगा, छोटा ऊपर होगा तब होगा। अब ये देखो एस पी पी एम नीचे डाल रहा है, तो एस पी बटा पी एम बराबर ई होता है। एस क्या होता है? एस नाभि होता है। क्या होती है? जो नाभि के निर्देशांक होते हैं वो एस होते हैं, सब जानते हैं। और एक स्थिर उस जो दीर्घवृत्त है उस पर स्थित एक जो वो पॉइंट होता है वो पी होता है। और पी से जो एम है वो पी से जो एम पॉइंट है वो एक नाभि एक नियता पर डाला गया लंबवत दूरी होती है। समझ में आई बात? अगला देखो, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। देखो, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका इसका समीकरण होता है ना, वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक। बराबर क्या होता है? एक। एक ऐसी कंडीशन लेते हैं अपन वाई की तरफ इसको चौड़ा कर देते हैं, एक्स की तरफ ए की तरफ बड़ा कर देते हैं, यानी ए स्क्वायर का मान है वो बी स्क्वायर से बड़ा ले लेते हैं, ऐसा दीर्घवृत्त बना देते हैं। हालांकि दीर्घवृत्त दोनों साइड से हो सकता है, अब ए और बी का पता नहीं है, मैंने कंडीशन ऐसी ले ली। तो मैं चित्र भी इसी टाइप से बनाऊंगा ताकि आपको चित्र के अंदर आपको पूरा का पूरा मैं इसको समझा देता हूँ। तो मैं एक चित्र बना देता हूँ। देखो, ये एक एक्स अक्ष है, ये इसका वाई अक्ष है, ठीक है। और ये एक्स अक्ष है। अब देखो, एक्स अक्ष पर मैं इसको बड़ा ले लेता हूँ, वाई अक्ष पर इसको मैं छोटा ले लेता हूँ, राइट। यहाँ तो ले लेते हैं, चलो यहाँ पर। अब ऐसा हम लोग दीर्घवृत्त बना देते हैं। ठीक है, ये दीर्घवृत्त बना दिया। चलो, मेरा इतना मतलब कलाकृति मेरे को कम ही आती है, इसीलिए कोई हंसना मत, अच्छे चित्र नहीं बनाए तो, क्योंकि मेरे को कलाकृति इतनी आती नहीं है रे बच्चों। इसमें मैं नांड हूँ, बहुत नांड हूँ। वाई डैश ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, राइट। ये बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये अपना बड़ा अक्ष कहलाएगा, राइट है। अब एक काम कर देते हैं, जो बड़ी एक्स होती है ना उसकी तरफ से उसकी और ये नियताएं होती हैं। बड़े एक्स इधर है तो नियता इधर होगी, ये नियता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नियता। अब इस नियता का समीकरण क्या होता है, कैसे इस नियता को फाइंड आउट करते हैं, वो सब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये इसका ओरिजिन्स बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है। इस पॉइंट के निर्देशांक होते हैं 0,b और 0,-b, a,0 और -a,0, राइट। अब देखो,
अपन मान लेते हैं इसकी जो नियता मैंने आपको बता दी। अब इसकी जो ये क्या कहलाती है, ये तो इसकी नियता हो जाएगी, राइट है बात, ये इसकी नियता हो जाएगी और ये इसका सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु हो जाएगा, राइट है। अब देखो, अब इसकी एक्चुअली इसमें आप कहोगे सर इसकी नाभि क्या होती है, नाभि इसकी नाभि इसकी जो बड़े वाला अक्ष होता है ना, इसके ऊपर होती है नाभि, और उस नाभि के निर्देशांक होते हैं x AE, 0 और इधर वाले माइनस की तरफ हो जाएगा तो माइनस का AE, 0, सब जानते हैं। अब ये जो नाभि है, इस नाभि से गुजरने वाली लंबाई को नाभि लंब की लंबाई है। नाभि लंब की लंबाई अगर कोई पूछ ले तो वो ऐसे निकालते हैं अपन, ये नाभि लंब की लंबाई हो जाएगी। नाभि लंब की लंबाई मतलब नाभि से गुजरने वाली नियता के समांतर जो लंबाई होती है वो नाभि लंब की लंबाई होती है, जिसका मान हमेशा फिक्स होता है 2b²/a। कैसे होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा, धैर्य रखें। ये इसकी नाभि होती है, तो मैं यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ नाभि। इसकी नाभि दो होती है, एक माइनस की तरफ होती है, एक प्लस की तरफ होती है, सब जानते हैं। ये इसकी नाभि हो जाएगी और ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आपको कोई पूछ ले यहाँ से यहाँ तक किसकी दूरी होती है, कितनी होती है, तो ये दूरी होती है हमारे पास p। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस नाभि से अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं, उस नाभि के कोऑर्डिनेट्स को s ले लेते हैं, इधर वाले को s डैश मान लेते हैं। और अगर कोई पूछ ले इसका शीर्ष कौन सा होता है, तो शीर्ष होता है a और a डैश, ये इधर वाले होते हैं, राइट है। बस शीर्ष भी हमेशा जो बड़े अक्ष होता है ना उसकी तरफ होते हैं, छोटे अक्ष की तरफ होते नहीं है शीर्ष। ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब आपको कोई पूछ ले कि इस जो नाभि से परवलय के ऊपर स्थित किसी बिंदु से, परवलय के ऊपर कोई बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं p। परवलय के किसी बिंदु से यहाँ पर कोई मैं डाली, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है ना वो, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, उसका अनुपात को हम लोग उत्केंद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्केंद्रता। यानी जो उत्केंद्रता होती है को अभी अपन पूछ रहे थे ना, उत्केंद्रता वो होती है E, उसका मान होता है SP बड़ा होता है, SP ऊपर होता है, PM यानी प्राइम मिनिस्टर नीचे होते हैं, ये SP हो जाएगा, ये PM हो जाएगा, राइट है बात। अब इस उत्केंद्रता का मान कितना होना चाहिए? इस उत्केंद्रता का मान 1 से कम होना चाहिए, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए सबको। अब 1 से कम मान कब आएगा? जब PM बड़ा होगा, यानी PM की लंबाई बड़ी होगी, SP की लंबाई हमेशा छोटी होगी। ये कंडीशन आपको हमेशा फॉलो करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो मैं कुछ ऐसी इसके बारे में आपको समझा देता हूँ पूरी डेफिनेशन की भांति, ताकि आपको बढ़िया तरीके से उसके बारे में समझ में आए। कोई पूछ लें कि ये जो नाभि है उससे यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कोई पूछ ले ना, वो फिक्स ही होती है, वो सदैव ए होती है। क्या होती है? ए। नहीं, जो लंबाई ये होती है ना वो लंबाई ये, यहाँ तक दिमाग में रखना ये चीज़। कैसे होती है वो सब मैं इसको डेफिनेशन की बात ही आपको समझाऊं, तब आपको बढ़िया तरीके से समझ में और आ जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपन एक एक के बारे में परिभाषा समझ लेते हैं। देखो, 1 नंबर पर परिभाषा अपन लेते हैं शीर्ष की, और इस शीर्ष को बोलते हैं वर्टिसेस। शीर्ष। अब ये शीर्ष क्या होता है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस शीर्ष के बारे में मैं यहाँ पर आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखा देता हूँ। नाभियों को मिलाने वाली रेखा, नाभियों को मिलाने वाली रेखा, नाभियों को मिलाने वाली रेखा
दीर्घवृत्त को जिन बिंदुओं पर मिलाती है वह बिंदु न दीर्घवृत्त के शीर्ष कहलाते हैं। देखो, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या बोला, नाभियों को मिलाने वाली नाभि कौन सी, ये देखो, ये नाभि, इनको जो मिलाने वाली रेखा है ना, वो दीर्घवृत्त पर जिस बिंदु पर काटेगी, ये बिंदु और ये बिंदु, इसका शीर्ष कहलाता है। यानी यहाँ पर हमारे पास शीर्ष क्या है, एक तो ए डैश है, उसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -a और -0, और दूसरा इसका शीर्ष है ए और उसके कोऑर्डिनेट है a और 0। समझ में आ जाना चाहिए आपकी बात। दूसरा नंबर पर परिभाषा है हमारे पास नाभि के बारे में, मैंने शीर्ष के बारे में परिभाषा आपको बता दी। दूसरा है दीर्घ अक्ष। ये जो दीर्घ अक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस क्या होता है, देखो, दीर्घवृत्त के शीर्ष को मिलाने वाली जीवा दीर्घ अक्ष को मिलाने वाली जीवा ए डैश, जो जीवा आपको दिख रही है ना, दीर्घ अक्ष होता है दीर्घवृत्त पर जो शीर्ष को मिलाने वाली जीवा होती है ना, और उस जीवा की लंबाई भी मेरे पास है ए डैश, मेजर एक्सिस कहलाती है। जहां पर शीर्ष स्थित होते हैं ना, वो हुई जो जहां पर बिंदु पर काटती है ना, वो उसकी मेजर एक्सिस होती है। आपको मैंने अभी बताया था, ये इसकी मेजर एक्सिस होती है, ये लंबाई टोटल। फिर ये टोटल लंबाई आपको कितनी दिख रही है, यानी दीर्घ अक्ष की लंबाई आपको पूछे, एक मिनट, दीर्घ अक्ष किसने, अच्छा वो दीर्घ अक्ष की लंबाई मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। दीर्घ अक्ष जीवा दीर्घ अक्ष की लंबाई कहलाती है, एल लिख देना यहाँ पर, ठीक है। दीर्घ अक्ष की लंबाई पूछ ले कोई, वो मेरे पास कितनी आई भैया, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a आई, ठीक है। और दीर्घ अक्ष कोई पूछ ले कि दीर्घ अक्ष कौन सा है, तो दीर्घ अक्ष का समीकरण कोई पूछ ले, दीर्घ अक्ष का y बराबर 0, दीर्घ अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ अक्ष अपन को कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ये x अक्ष, x पर y का मान 0 होता है हमेशा। अगला हमारे पास है तीसरा है लघु अक्ष। लघु अक्ष को बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये जो लघु अक्ष क्या होता है, देखो इधर, लघु अक्ष किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लघु अक्ष के बारे में पढ़ते हैं।
में माइनर एक्सिस क्या होता है? माइनर एक्सिस का मतलब होता है दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष को लंबवत जो समद्विभाजित करने वाली, ऐसा दिमाग में रखो रे, दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष को लंबवत समद्विभाजित करने वाली जीवा। बी डैश दीर्घवृत्त की लघु अक्ष कहलाती है। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो इधर मेरी बात समझिए, ये हमारे पास कौन सा अक्ष था? दीर्घ अक्ष का। दीर्घ अक्ष का समद्विभाजन यहाँ होगा और उस समद्विभाजन का इसका लंबवत कौन सा होगा? ये अक्ष होगा। और ये जो लंबाई आपको दिख रही है ना 2a, ये हमारे पास लघु अक्ष होगा। लघु अक्ष का समीकरण x बराबर 0। लघु अक्ष की लंबाई टू बी, और लघु अक्ष के समीकरण आपको पूछ ले कोई, तो समीकरण हमारे पास होता है x बराबर 0। वाई एक्स है तो वाई एक्स में किसका मान 0 होता है। अब आपको कोई पूछ ले दीर्घ अक्ष के सिरे पूछ ले, इसके जो सिरे होते हैं ना, वो सिरे कौन कौन से होते हैं? दीर्घ अक्ष के सिरे कौन से होते हैं? एक तो होता है 1,0 और दूसरा कोमा होता है -1,0, राइट। जो शीर्ष होता है ना वो इसके दीर्घ अक्ष के सिरे होते हैं। अब लघु अक्ष के सिरे कोई पूछ ले तो कौन से होंगे? लघु अक्ष के सिरे वो होते हैं हमारे पास 0,b -b और 0,+b, ये दो सिरे होते हैं, ठीक है। देखो अगला हम बात करते हैं केंद्र के बारे में। जो केंद्र अगला कौन सा है? 4 नंबर पर चलते हैं डियर स्टूडेंट। 4 नंबर पर हमारे पास है केंद्र। केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। सेंटर क्या होता है, सेंटर कैसे निकालते हैं, सबके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए सेंटर परिभाषा लिखो, दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष एवं लघु अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु यानी मिड पॉइंट दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष का प्रतिच्छेद होता है ना, जो जहां पर लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष प्रतिच्छेद करती है वही इसका सेंटर पॉइंट कहलाता है, यानी केंद्र बिंदु कहलाता है। जो केंद्र होता है उसको O से प्रदर्शित करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, राइट। अब देखो जैसे आपको कोई सांकव्स दे दे, आपको एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कभी भी,
कि दीर्घवृत्त के केंद्र से जाने वाली प्रत्येक जीवा केंद्र को समद्विभाजित करती है। केंद्र पर जो भी होगी ना वो इसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपके समक्ष ऐसा कभी भी सांकव आ जाए, सांकव अगर कोई सांकव आ जाए एफ एक्स कॉमा वाई बराबर हमारे पास 0 का केंद्र अगर कभी निकालना होता है, वो कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस्पेक्ट में एक्स के बराबर 0 करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई के रेस्पेक्ट में करके 0 करते हैं, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दोनों समीकरण को हल करते हैं। समझ में आई बात? अगला हमारे पास है पांचवा। अगला पांचवा है नाभि लंब। नाभि लंब को इंग्लिश में कहते हैं लेटस रेक्टम। इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे भी शॉर्ट में LR भी लिखते हैं। ठीक है, लेटस रेक्टम। अरे लेटस रेक्टम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसके बारे में समझते हैं। नाभि लंब, ये जो नाभि लंब होती है उसके सिरे का, कौन से सिरे के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, नाभि लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, जो नाभि लंब का समीकरण कैसे निकालते हैं, सब के बारे में अपन इसको बहुत शानदार तरीके से समझते हैं। देखो, नाभि का मतलब होता है नाभि होती है। ठीक है, नाभि के ऊपर अगर कोई लंब खींच दे तो वो नाभि लंब हो जाएगा। देखो, दीर्घवृत्त के नाभि से जाने वाली उसकी नियता, दीर्घवृत्त के नाभि से जाने वाली उसकी नियता के समांतर जीवा, दीर्घवृत्त के नाभि से जाने वाली नियता के समांतर जो जीवा होती है ना, दीर्घवृत्त का नाभि लंब कहलाती है। ये दीर्घवृत्त का नाभि लंब। अब देखो, नाभि लंब की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं? नाभि लंब की लंबाई फिक्स होती है 2b²/a। अब आप कहोगे 2b², अब ये b² ऊपर वाला छोटा है, ध्यान रखना ये छोटे अक्ष की बात कर रहा है। ए बड़े अक्ष, जो दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है वो ए नीचे लेते हैं और 2b²/a नॉर्मली ऐसे लिखेंगे, राइट है बात। और अपन नॉर्मली ऐसे याद रखेंगे, राइट है बात। और ऐसा अक्ष हो जाएगा, उसकी नाभि लंब की लंबाई हो जाएगी 2a² हो जाएगा। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। नाभि लंब का समीकरण x बराबर a, दूसरा होता है x बराबर -a। ठीक है, नाभि लंब के सिरे कैसे निकालते हैं? मेरी बात समझिए। नाभि लंब के जो सिरे होते हैं ना, वो होते हैं AE, और इस AE पर एक तो हो जाएगा b² अपॉन a हो जाएगा,
और दूसरा हो जाएगा ए पर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, एक हो जाएगा अपने माइनस ए, इसके ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, और माइनस ए पर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये उल्टा उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। नाभिलंब के सिरे अपन सब जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ पूरा, इसको डायग्राम के अंदर ही बता देता हूँ। देखो नाभिलंब के सिरे कौन से होते हैं, ये देखो नाभि पर डाला गया लंब, ये नाभिलंब के सिरे होते हैं। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा था वो अभी, ये लंबाई कितनी है ए, एक्स कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे ए, ये लंबाई कितनी है ए, एक्स कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे ए, ये लंबाई कितनी है पूरी लंबाई क्या है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो ये एक दो अलग अलग आधे आधे भागों में विभाजित करता है, तो इसका मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। नीचे आएगा तब ये नेगेटिव आएगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ए, और ये कितनी है, ये भी हमारे पास है बी स्क्वायर अपॉन ए, सब जानते हैं ना। ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए। समझ में आ गई बात। ये नाभिलंब के सिरे हो गए। नाभिलंब के बारे में मैं बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया है। आगे हम लोग अपन बात करते हैं द्विकोटि की, डबल ऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो मैं 6 नंबर पर आप बात कर दूंगा द्विकोटि। सबसे पहले हम लोग द्विकोटि के बारे में समझते हैं। देखो दीर्घवृत्त की नियता के समांतर दीर्घवृत्त की नियता के समांतर जीवा दीर्घवृत्त की द्विकोटि कहलाती है। ठीक है, दीर्घवृत्त की नियता के समांतर जो भी जीवा होती है ना, वो हमेशा द्विकोटि कहलाएगी। अब आपको वो डबल ऑर्डिनेट फिक्स होता है कि नहीं, ये सब डबल ऑर्डिनेट ही है। इस नियता के जितने भी समांतर यहाँ पर जीवा अवेलेबल है वो सब डबल ऑर्डिनेट है। ठीक है, एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल अपन नाभिलंब को लिख सकते हैं। अगला हमारे पास है सातवां जो है वो है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रिसिटी। ठीक है, उत्केंद्रता। देखो उत्केंद्रता कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पीछे एक चीज़ भी बताई थी। ये लंबाई हमने क्या मानी थी ए, ये हमारे पास होती है ए ई, और ये हमने मानी थी बी, और मैंने ये भी कहा था कि ये लंबाई हमारे पास ए होती है। तो इसका मतलब जो रिलेशन आया वो आया ए स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये समझ आ गया। अब कोई पूछ ले कि ई का मान कितना आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और बी क्या होता है, ए क्या होता है, देखो ई का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में 1 माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, बी क्या होता है, एक तो पूरा बी होता है, एक लघु अक्ष, मतलब जो बी होता है ना
पूरी अक्ष की लंबाई होती है ना, जो बी होता है वो हमारे पास लघु अक्ष होता है, और ए होता है वो दीर्घ अक्ष होता है। उसका स्कोरिंग कर देना है, ठीक है। ये अपन ने निकाल दिया, आपको समझा भी दिया, राइट है। अगला है हमारे पास है वो है अच्छा, सब आ गए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, जो यहाँ पर जो लंबाई होती है ना, दीर्घ अक्ष, नाभीय दूरियां क्या होती है, सबसे पहले हम समझते हैं। एस ये पढ़ा, पी ये पढ़ा। एक तो यहाँ से जो एस पी की लंबाई, और एक ये नहीं, पी से एस की लंबाई और पी से एस डैश की लंबाई, इन दोनों लंबाइयों की जो ये दूरी और ये दूरी है, इनका जो योगफल आता है वो हमेशा 2 होता है। कितना होता है? वो हमेशा एक अचर 2 होता है। वो 2 कौन सा होता है? ये दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर हो जाता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, दीर्घ अक्ष के किसी बिंदु की नाभीय दूरियां, दीर्घवृत्त के किसी बिंदु की नाभीय दूरियां, दीर्घवृत्त के किसी बिंदु की नाभीय दूरियां कैसे निकालते हैं? देखो, फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इलिप्स। कैसे? नाभीय दूरियां निकालने का एक ही सिस्टम है। मैं आपको एक बार तरीका बता देता हूं कि दीर्घवृत्त के एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गमन करता है कि समतल में स्थित 2 स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव अचर रहता है। जैसे मैं बात करूंगा, यहां होती है ना दीर्घवृत्त, ऐसे लिख सकते हैं, दीर्घवृत्त के किसी बिंदु P की नाभीय दूरियों का योग अचर तथा और दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष के बराबर होता है। राइट है। कैसे? पी से एक नाभि और पी से दूसरे नाभि के बीच की दूरी का योगफल है वो हमेशा 2 ही हुआ। मतलब देखो, हमने जो पी बिंदु लिया था, ये बिंदु, यहाँ दूरियां और ये दूरियां, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, देखो मेरी बात समझना, सेकंड डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त, रहने दो, कोई बात नहीं, वो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अपन अब इसका दूसरा रूप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका जो रूप होता है ना, उसका चित्र बना देते हैं पहले। ये छोटा अक्ष है, ये बड़ा अक्ष है। ठीक है। अब देखो इधर, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु है ओ। ये उसका अक्ष होता है एक्स,
इसको बोलते हैं एक्स डैश। हमने पहले चित्र बनाया था उसका ये सीधा का सीधा ऑपोजिट है। मतलब पहले ये इधर बड़ा किया, यहाँ छोटा कर दिया। पहले इधर बड़ा था, यहाँ छोटा था। तो इसका मतलब जो शीर्ष होगा वो इधर की तरफ होगा, नाभि लंब ये हो जाएगा हमारे पास, और नाभि ये हो जाएगी हमारे पास, और शीर्ष केंद्र बिंदु ये हो जाएगा, और लघु अक्ष ये हो जाएगा, दीर्घ अक्ष ये हो जाएगा। आपको क्या करना है, मैं एक चीज़ है, मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ कि इसको मैं या तो इस टाइप से लिखें, ए के फॉर्म में लिखें या फिर बी के फॉर्म में लिखें, जैसे भी फॉर्म में लिखें, मुझे कोई इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसे भी लिखो, चलो ए स्क्वायर बटा बी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है। यहाँ पर बी बड़ा है, ए छोटा है, मतलब बी स्क्वायर बड़ा है। ये समझ आएगी बात? बी बड़ा है मतलब ये बड़ा है। तो इसको मैं लिख सकते हैं 0 माइनस बी और 0 प्लस बी, ए और 0 दूसरा माइनस ए और 0। ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 और बी ई, और ये हो जाएगा 0 और बी ई माइनस का। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? और ये इसका केंद्र बिंदु एस होता है, ये होता है इसका एस डैश, राइट। और ये होता है L1 L2 होता है, और ये होता है L3 L4। ऐसे भी लिख सकते हैं। नाभि लंब तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, काम करेंगे। ठीक है, अब मैं सबसे पहली बात करूँगा, मैं अब आपको डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, पूरे के पूरे चित्र में लिख दूंगा आंसर इसका सबके। केंद्र बिंदु कोई पूछ ले तो कौन सा होता है? सेंटर पॉइंट 0,0 है। जब इसकी आपको पूछे इसकी नाभि लंब की लंबाई, तो यहाँ पर लंबाई उल्टी हो जाएगी, ध्यान रखना। एक चलो मैं सबसे पहले दीर्घ अक्ष की बात करें तो ये देश का दीर्घ अक्ष होता है x बराबर 0, दीर्घ अक्ष का समीकरण। लघु अक्ष का समीकरण कोई पूछ ले तो y बराबर 0 और x बराबर 0 है, ये हमारे पास है दीर्घ अक्ष का समीकरण। और ये होता है हमारे पास लघु अक्ष का इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसका केंद्र बिंदु क्या है? 0,0, राइट है। अब इसकी उतेंद्र इसकी नियता कौन सी होती है? मैंने बताया हुआ है, जिस तरफ ये इसके शीर्ष होते हैं उधर उसकी नियता होती है। नियता एक तो ये होगी, एक नियता ये होगी। इस नियता का समीकरण क्या होता है? तो नियता का समीकरण होता है, जैसे ये नियता है ना, इसकी तरफ जो नियता होती है ना, उसका समीकरण क्या होता है? तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो नियता हो जाएगी y बराबर हो जाएगी, नियता का समीकरण अपन ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर बी ई लिखा था ना मैंने, जैसे यहाँ पर बी ई लिख दिया। अच्छा, नियता का समीकरण उसमें नहीं लिखा था ना, कोई बात नहीं, इसमें नियता का समीकरण अपन इसमें लिखा ही नहीं था। अच्छा, जो नियता के समीकरण होते हैं ना, वो a अपॉन ई होता है, x बराबर, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर जो नियता का समीकरण हो जाएगा ना, ये इसकी नियता हो जाती है। और जब नियता के समीकरण की बात करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर b अपॉन ई। और यहाँ पर जो नियता का समीकरण होता है ना, वो हो जाएगा y बराबर b अपॉन ई। यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नाभिया। तो नाभिया कौन सी होती है? 0 बी ई प्लस का, 0 बी ई माइनस का। ठीक है, जो नाभि होती है ना, उसके ऊपर कोई पॉइंट मिला दे, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट, ये दूरी और ये दूरी हमेशा बराबर होती है, सब जानते हैं, इसका अनुपात कोई बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसके संबंध की बात करेंगे, संबंध कैसे निकाले जाते हैं उसको निकालने के लिए जब ई का मान निकालते हैं ना, जैसे इसमें नाभि लंब की लंबाई कोई पूछ चले, यानी ये लंबाई नाभि लंब की लंबाई, कोई भाई साहब आपको नाभि लंब की लंबाई के बारे में बात कर दे
तो यहाँ पर जो नाभि लंब की लंबाई होती है ना, उसकी लंबाई ये होती है, यहाँ से यहाँ तक ये। समझ में आई बात? अब ये लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है, वहाँ पर क्या था आपने 2b² a, तो ये हो जाएगी 2a² b, मतलब a की जगह तो b लिखा है, बाकी तो कुछ ही नहीं किया है। ठीक है भाई, a और b के सेम ही लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर उसमें हमने क्या बोला, अक्ष होता है ना, ये जिस अक्ष पर झुका होता है ना वो नीचे आ जाएगा, इसमें नीचे आ गया बस। 2b² a, b छोटा था, इसमें यहाँ पर कौन छोटा है? a छोटा है, तो a ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2a² b। इसके जो सिरे हो जाएंगे, तो एक तो ये सिरा हो जाएगा, एक ये सिरा हो जाएगा, एक ये सिरा हो जाएगा, एक ये सिरा हो जाएगा। इस सिरों के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? देखो 2b² a ये डी है, तो ये कितना हो जाएगी? a² b। तो यहाँ पर a² b हो जाएगा, x के कोऑर्डिनेट a² b, और ये हो जाएगा a² b। लेकिन ये नीचे है तो यहाँ पर माइनस लिख दूंगा। राइट है बात? नहीं, ये प्लस ही रहेगा ना x के कोऑर्डिनेट्स में। y वाले निर्देशांक ये है, ये और ये। यहाँ पर क्या है? -b है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -b। ऊपर +b है, नीचे तो ऊपर +b हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये कोऑर्डिनेट आप लोगों को पूछ ले तो ये दूरी देखो, x का नेगेटिव पार्ट काम करेगा, तो यहाँ पर x का नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा? माइनस है, यहाँ पर ये लंबाई हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगी -a² b, और यहाँ पर x का नेगेटिव -a² b काम करेगा। राइट है बात? और y का कोऑर्डिनेट्स ये काम करेगा, be माइनस का रहेगा, और यहाँ पर रहेगा be प्लस का, क्योंकि ये प्लस का कोऑर्डिनेट्स है। राइट है बात? तो ये सिरों के निर्देशांक भी मैंने निकालने आपको समझा दिए। और कोई पूछ ले नाभि लंब का समीकरण, कोई पूछ ले तो नाभि लंब का समीकरण, एक तो नाभि लंब का समीकरण कोई पूछ ले तो ये नाभि लंब का समीकरण है। नाभि लंब का समीकरण पूछ ले तो समीकरण किस बिंदु से गुजर रहा है? इस बिंदु से गुजर रहा है। इस नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास? y बराबर -be, ये नाभि लंब का समीकरण। यहाँ पर नाभि लंब का समीकरण कोई पूछ ले तो y बराबर हो जाएगा be। ठीक है, अब देखो ये समीकरण आ जाएंगे, ये समीकरण आ जाएंगे। ठीक है, अब अपन समझते हैं चीज को। दीर्घ अक्ष की लंबाई, ये दीर्घ अक्ष की लंबाई 2b हो जाएगा, लघु अक्ष की लंबाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी? देखो दीर्घ अक्ष की लंबाई लघु अक्ष की लंबाई 2a हो जाएगा। लघु अक्ष की लंबाई 2a हो जाएगा, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2b हो जाएगा। नहीं रे? अब देखो ये चीज थी, मैंने आपको जितनी लिखानी थी और जितनी आपको समझानी थी वो चीज़ आपको मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है। वो क्या नहीं बताई? वो उत्केंद्रता नहीं बताई। अब उत्केंद्रता कैसे निकालते हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताया हुआ है। उत्केंद्रता हमने पिछली बार कैसे निकाली थी? इससे निकाली थी। किससे निकाली थी? इससे निकाली थी। ये क्या है? इसका नाभि है। आपको क्या करना होता है? नाभि को, इस नाभि के बिंदु से, ये मेरे को पता है कितनी है BE, ये मेरे को पता है कितनी है A है, लेकिन ये मेरे को पता नहीं है। लेकिन ऐसे जब इस सिरे को मिलाते हैं तो देखो मेरी बात समझना, ऐसे मैंने इस सिरे को ऐसे इस सामने वाले सिरे जो लघु अक्ष के है उससे मिलाया। ठीक है, पिछली बार भी मैंने ऐसे ही ज्ञात किया था। जो S थी उसके सिरे से मैंने लघु अक्ष के सिरे से मिलाया, यानी उसकी जो लंबाई है ना, जो S वाली लंबाई है वही काम करेगी। जो S वाली ये लंबाई है ना वो यहाँ चली जाएगी, सेटअप हो जाएगी। यानी जो लघु अक्ष की लंबाई है वही काम करेगी। यानी लघु अक्ष की लंबाई है हमारे पास A, तो यहाँ पर हमारे पास A काम करेगी। राइट है बात? तो कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर ये
हाँ कर्ण स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर, सॉरी जिसके पीछे ई लगा होता है ना वो लगाना था। ई किसके पीछे लगा हुआ है? ए के पीछे ए लगाना था। यहाँ पर ई कहाँ लगा हुआ है? बी के नीचे है ना। यहाँ तो ये बी के नीचे है तो यहाँ बी आ जाएगा, कहने का मतलब समझ में आई बात। तो ये बी स्क्वायर बराबर लगाना था। बी स्क्वायर बराबर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। और मेरे को तो यहाँ पर मान निकालना, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। ई का मान निकालना तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस ए बटा बी का स्क्वायर। 1 माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर ऐसे निकाले। कन्फ्यूज नहीं बहुत होंगे इस लड़के, मैं भी कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, इसके लिए आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ सोल्व किया तो मेरे को यहाँ से नहीं आ रहा था क्योंकि ए बी कट रहा था। हालांकि आप भी करोगे ना पहली बार तो कट जाएगा, कटेगा तो वो तो होगा नहीं, कैसे निकलेगा? ई का मान 0 आ जाएगा, ई का मान 0 तो होता नहीं है। समझे बात को? यानी ये लंबाई यहाँ ए होगी यहाँ बी होगी तो वो तो आपको पता ही चल जाएगा। यहाँ ए है तो इसका ए का ऑपोजिट यहाँ बी आ जाएगा। यानी ई निकालने के लिए मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीका समझा दिया है। ठीक है बात? डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं अगले पायदान की तरफ चलते हैं। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न भी करवाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न कराऊंगा, जिससे आपको खुद को एक मालूम होगा कि मैं इस टाइप्स के भी प्रश्न करने की एक हिम्मत रखता हूँ। कई स्टूडेंट्स जो चाहते हैं, देखो मैंने एक चीज़ आपको समझा रखी है, नाभि आपको दे रखी है, नियता आपको दे रखी है, उत्केंद्रता आपको दे रखी है, दीर्घवृत्त का समीकरण आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? ई बराबर क्या होता है? एस पी बटा पी एम। ये होता है पी एक निश्चित बिंदु के बीच की दूरी होती है। पी एक पॉइंट्स होता है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोमा वाई, और ये होता है एस, और ये होता है पी, और यहाँ पर डाला गया लंबवत दूरी होती है वो एम होती है। राइट है बात? अब देखो अपन बात करते हैं ई की बात करें। ई का मान कितना दे रखा है? अपन इस ई का मान निकालें तो ई का मान है हमारे पास 1/2। ठीक है? एस पी की यानी एस ये पड़ा, पी ये पड़ा, अरे एस पी ये पड़ा, एस ये पड़ा, इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा? पी एम, और पी कहाँ? पी ये पड़ा, एम ये पड़ा, इसके बीच की इसके द्वारा डाले गए लंबवत लंबाई ये होती है पी एम। अब पी एम आराम से निकाल सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 4 बटा अंडर रूट 1। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अब मैं एक काम करूँगा, इसको इससे गुणा कर देंगे तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है? और फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? होल स्क्वायर खोलेंगे तो इस 4 का इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 8x हो जाएगा बराबर 4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा बराबर वाई स्क्वायर हो जाएगा। राइट है बात? यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 माइनस का प्लस हो जाएगा 8x और माइनस का 4y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। सही ढंग से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर पीछे कितना हो जाएगा? माइनस का 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस का 4y स्क्वायर, एक्स कितना हो जाएगा? ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स से कट गया। राइट है बात? अब प्लस का 16 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा? प्लस का 12 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर